कौन जब से ज़्यादा दूर से कौन आया है? किसको लगता है बहुत दूर से आए हैं? हाँ, कहाँ से आई हैं आप? जम्मू कश्मीर से। हमें उन्हें सिर्फ वो नहीं पढ़ाना है जो उनकी परीक्षा में आने वाला है, हमें उन्हें वह पढ़ाना है जो उनके लाइफ में ज़रूरी है। और जो तुम्हारे लाइफ में ज़रूरी है, हो सकता है कि तुम्हारे विश्वविद्यालय की परीक्षा में ना आए। तुम्हारे लाइफ में सक्सेस और फेलियर किन एस्पेक्ट से डिटरमाइन होगा, ये मुझे लगता है तुम लोग जितना जल्दी समझ जाओगे उतना तुम्हारे लिए सक्सेस आसान हो जाएगा। टुडे इट्स एन इंपॉर्टेंट डे। दिस डे इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ योर लाइफ। 9,99,000 के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, अभी बैठा दीजिए, उसमें आ जाएंगे। सारी जद्दोजहद जो है उस 1,000 में आने की। साधारण लोग साधारण तरीका अपना करके असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। मुझे अभी थोड़ा देर पहले पटना के एक बड़े वुमेन महिला कॉलेज, सबसे बड़े महिला कॉलेज के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि उनके कॉलेज में अभी छुट्टी है, 3 महीने का स्टडी लीव है एग्जाम के पहले। हम बोले एग्जाम के पहले छात्र अगर 3 महीना तक लीव में रहेगा, क्या पढ़ाई करेगा और किस तरह की पढ़ाई करेगा? So class director sir has come. Everybody please stand up. So I welcome Director of Symmet Group of Institutions, Dr. Professor Neeraj Agarwal. Morning all of you. Please take a seat. I believe you are here from almost across the state. आप में से कुछ छात्र जरूर पटना के बाहर से आए होंगे। कौन कौन है जो पटना के बाहर से आया, एक बार हैंड रेज करना। ओह गुड, आई थिंक मोर देन 50% इज फ्रॉम आउटसाइड पटना। हाँ, कहाँ से आई हैं आप? भागलपुर से। वेरी गुड। सो सिल्क सिटी ऑफ बिहार। एंड एनीबडी फ्रॉम कौन जब से ज़्यादा दूर से कौन आया है? किसको लगता है बहुत दूर से आए हैं? हाँ, कहाँ से आई हैं आप? हाँ, जम्मू कश्मीर से। अरे, अगर कहीं धरती पे स्वर्ग है तो वो यही है। हम ही नस्तो, हम ही नस्तो, हम ही नस्तो। हाँ, स्वागत करो एक बार, हाँ, वेलकम करो। हाँ, I like to give you a brief orientation, and we do it almost every year, especially in the first entrance examination what we organize, because this is a very special group. जब आप कभी कहते हैं ना, वो जब कोई जूस निकालते हैं तो जो पहला रस आता है वो सबसे सुंदर होता है, ठीक है? तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बैच फॉर सिमेज एवरी ईयर अक्रॉस द लास्ट almost 15 years we have seen this thing, that the first batch which we create is somehow all students are equal, all students are close to heart, but somehow they become slightly closer, slightly important, and थोड़ा ज़्यादा काम उनके ऊपर होता है। मे बी एक सीधा सा कारण ये है कि वो थोड़ा पहले आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है उनके साथ काम करने का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह भी होती है कि जब हम अपने बच्चों पर उनके साथ उनके ऊपर काम करते हैं तब हमें उन्हें सिर्फ वो नहीं पढ़ाना है जो उनकी परीक्षा में आने वाला है, हमें उन्हें वह पढ़ाना है जो उनके लाइफ में ज़रूरी है। और जो तुम्हारे लाइफ में ज़रूरी है, हो सकता है कि तुम्हारे विश्वविद्यालय की परीक्षा में ना आए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और जो तुम्हारे लाइफ में ज़रूरी है, हो सकता है तुमने अभी तक उस पर काम ही ना किया हो। तो ये हमारा मानना है कि इस पर काम करने का हमारे पास अधिक से अधिक स्कोप होना चाहिए, अधिक से अधिक बैंडविड्थ होनी चाहिए, जहाँ पर हम स्टूडेंट के उन एस्पेक्ट्स पे वर्क कर सकें जो एस्पेक्ट्स उनके लाइफ में सक्सेस या फेलियर को डिटरमाइन करेंगे। तुम्हारे लाइफ में सक्सेस और फेलियर किन एस्पेक्ट से डिटरमाइन होगा, ये मुझे लगता है तुम लोग जितना जल्दी समझ जाओगे उतना तुम्हारे लिए सक्सेस आसान हो जाएगा। और ज़्यादातर लोग पूरी पढ़ाई कर लेते हैं और यही नहीं समझ पाते हैं कि सक्सेस और फेलियर किन एस्पेक्ट से डिपेंड करता है, वो नहीं समझ पाते हैं। अगर समझ जाएं तो फिर शायद फेलियर ना रहे। यू गेटिंग माय पॉइंट? एनीवेज गुड, तुम लोग का एनर्जी हाई है, आज एनर्जी हाई होना चाहिए। टुडे इज एन इंपॉर्टेंट डे। टुडे इट्स एन इंपॉर्टेंट डे। दिस डे इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ योर लाइफ। तुम्हारा भविष्य किस दिशा में तुम्हें ले जाने वाला है। तुम्हारे मन में ये बात है कि सब अच्छा होगा, है ना? ये बात, हाँ, अच्छा होगा, यही सोचना है। यही तुम्हारे माता पिता भी सोचते हैं, है ना? और तुम्हारे साथ जो लगभग 12 लाख बच्चों ने 12th के एग्ज़ाम दिया, सिर्फ बिहार की बात करते हैं, तो वो 12 लाख भी यही सोचते हैं कि सब अच्छा होगा। लेकिन अब आप जब सोचते हैं कि नहीं सर, सबके साथ तो सब अच्छा होता नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है
तो वो अपॉर्चुनिटी कितने लोगों के लिए आती है, उस अपॉर्चुनिटी के लिए कितने लोग प्रयास करते हैं, कितने लोग, मान लीजिए किसी बैंक में अगर वैकेंसी आती है 1000 सीट्स की, कितने लोग अप्लाई करते हैं? 10 लाख। 10 लाख यानी कि 1% के लिए भी सक्सेस का चांस नहीं है। 1% भी होगा 10,000, हाँ, यानी शायद 0.1% ही, यानी सफल कितने लोग परसेंट होंगे और असफल कितने परसेंट होंगे? 99.9%। ठीक है, सफल कितने लोग होंगे? 1000। असफल कितने लोग होंगे? 9,99,000। किस में आना आसान है, 1000 में कि 9,99,000 में? 9,99,000 के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, अभी बैठा दीजिए, उसमें आ जाएंगे, है कि नहीं? सारी जद्दोजहद जो है उस 1000 में आने के लिए, या सुनो, लेकिन आपको लगता है कि हम सर उस 1000 वाले ही हैं। आप हो सकते हैं और आप हैं, लेकिन क्या साधारण लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं कि नहीं करते? ऑर्डिनरी पर्सन अचीविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, दैट हैपेंस और नॉट? इट हैपेंस. It happened over here at CIMHS. We have got very ordinary students. Somebody can term them below ordinary also, below average also. We have got students, those who were termed as below average. सर इनका तो अंग्रेजी भी खराब है, इनका तो मैथ्स भी खराब है। तो अब जो स्टूडेंट साधारण से, औसत से भी नीचे है, क्या वो असाधारण सफलता हासिल कर लेगा? क्या वो अच्छे माइक्रोसॉफ्ट में चला जाए या इंटेल में चला जाए, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉग्निजेंट, एसेंचर, विप्रो, टीसीएस, आईबीएम, सब में बच्चे हमारे गए। और वो कौन से बच्चे हैं, उनका प्रोफाइल क्या है? मैं कई बच्चों से जब मैंने इंटरव्यू किया उनके बहुत सक्सेसफुल हो जाने के बाद, और जब मैंने उनके बैकग्राउंड को और डीप में जाना, तो मुझे आश्चर्य हो गया कि ये छात्र जो गांव में घर घर दूध पहुंचा रहा था, स्कूल में ढंग से क्लास नहीं कर पा रहा था, पिताजी जीवित नहीं रहे, परिवार का जिम्मा संभाल रहा था, 2 भैंस घर में थी, उस पर घर चला रहा था, आज वो बच्चा अगर 25 लाख के पैकेज पर है। अभिनंदन यादव जिसके गांव में सड़क नहीं थी, पक्का छत घर पर, तुम लोग का तो घर में पक्का छत होगा मोस्ट प्रोबेबली, शायद ही कोई बच्चा आज यहाँ आया होगा जिसका घर जो है वो क्या खपरेल वाला छत है किसी का, हाँ, पक्का छत नहीं। वो लड़का अगर आज 25 लाख का पैकेज जर्मन कंपनी एमडॉक्स में कमा रहा है, तो क्या साधारण लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं कि नहीं करते? लेकिन उसके लिए उनको असाधारण प्रयास और प्रयत्न और असाधारण तरीका अपनाना होता है। साधारण लोग साधारण तरीका अपना करके असाधारण सफलता हासिल नहीं कर सकते। To get abnormal success, you need to do abnormal preparation. If you keep on doing normal things, you cannot get abnormal success. Agreed or not? सहमत हो? अब आप में से कुछ बच्चे होंगे कि नहीं सर, हम तो जीवन भर साधारण काम किए हैं और हमको यहाँ ग्रेजुएशन में भी साधारण काम करना है, बिल्कुल साधारण काम करना है, साधारण पढ़ाई करनी है, साधारण तरीके से पढ़ना है। तो फिर मैं कहूंगा कि आप कोई साधारण संस्थान ही चूज कर लो। साधारण का तात्पर्य बिहार में कुछ अलग है। यहाँ लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं तो कितनी क्लासेस करते हैं, नहीं करते हैं, किस तरीके से करते हैं। जो बच्चे यहाँ पर CIMHS के स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि उनकी रूटीन कितने देर की होती है, कितनी क्लासेस होती हैं और किस किस दिन उन्हें क्लास करने के लिए आना होता है। मुझे अभी थोड़ा देर पहले पटना के एक बड़े वुमेन मतलब महिला कॉलेज, सबसे बड़े महिला कॉलेज के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि उनके कॉलेज में अभी छुट्टी है, नीरज ध्यान दे रहे हो, 3 महीने का स्टडी लीव है एग्जाम के पहले। हम बोले एग्जाम के पहले छात्र अगर 3 महीना तक लीव में रहेगा तो क्या पढ़ाई करेगा और किस तरह की पढ़ाई करेगा? तो फिर जरूरत क्या है कॉलेज की? हाँ, तो एग्जाम के 3 महीने तक, और फिर हमारे पास समय कितना है? हमारे पास जो 3 साल का समय है उसमें से हम 3-3 महीना अगर हर एग्जाम के पहले लीव दे देंगे और 6 एग्जाम होते हैं हमारे पास, हाँ, तो हमारे पास बचा क्या? कुछ बचेगा? हाँ, तो ये सिस्टम से बिहार में काम हो रहा है और इतना कुछ बाकी है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट मुंह पे बोलता हूं, आप में से जो बच्चे सब 12th करके आए होंगे, जो पीजी के लिए आए होंगे, ग्रेजुएशन करके आए होंगे, जो कुछ आपको लेकर के आना था
वो आप लेकर के आई नहीं हो ना। वो इंग्लिश का लेवल है जो होना चाहिए, आपको सारे एग्जाम इंग्लिश में देने हैं। मैं विरोधी हूं इस बात का कि भारत के बच्चों को अंग्रेजी में एग्जाम देने के लिए मजबूर जो किया जाता है वो गलत है। मैं ये मानता हूं हिंदी में लीजिए, संभव हो तो मगही में लीजिए, मैथिली में लीजिए, बज्जिका में लीजिए, अंगिका में लीजिए। लेकिन तो व्यवस्था है नहीं। चाइना में है ना, वहां पर आपको इंजीनियरिंग करने के लिए अंग्रेजी जाना जरूरी नहीं है, कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए इंग्लिश आना जरूरी नहीं है। जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, रशिया में नहीं है, हमारे यहाँ पर है। लेकिन अभी हम सिस्टम चेंज जब तक नहीं होगा तब तक अपने आप को असफल बना लें, या जो भी सिस्टम है उसमें भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। सुनो, ऑप्शन क्या है? हमको तो सक्सेस होना है। तो फिर हमें जो भी बैरियर, तुम अब क्लास 4th 5th 6th में बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहां उनको वो माहौल मिल रहा है, वातावरण मिल रहा है, इन्वायरमेंट मिल रहे हैं, अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, क्या वो बच्चे अंग्रेजी में बात कर पा रहे हैं? 4th 5th 6th के बच्चे क्या सुनो समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं? आप लोगों के संग में एक समस्या है कि बहुत से बच्चों को रट के लिखना पड़ता है, सुनो, और रट के लिख देते हैं, एग्जाम में लिख आते हैं, एग्जाम के बाद बोला जाए तो बोले अब भूल गए, उतना ही देर तक के लिए याद था। या सुनो, आज पूछेंगे याद होगा? नहीं सर, प्लीज सर मत पूछिएगा सर, वो उसी दिन याद किए थे। हाँ, अब बताओ ये उसी दिन वाला याद करके पढ़ाई करके फायदा होता है क्या? यही पढ़ाई आगे भी करनी है? इससे क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? एनीवेज, मैं ये भागलपुर वाली बच्चे से पूछना चाहूंगा, माइक, तुमको कैसे पता चला सिमज के बारे में? देखो, फैमिली मेंबर हम लोग सब कोई बोलते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर टर्म जो है अब प्रयोग में आ गया है तो उसको हम सही कह सकते हैं, लेकिन गलत है। फैमिली मेंबर का हिंदी क्या होगा? परिवार, परिवार का सदस्य होना चाहिए ना, तो मेंबर ऑफ माई फैमिली, ठीक है ना। फैमिली मेंबर मतलब परिवार सदस्य। परिवार सदस्य हम लोग शायद नहीं बोलते, तो मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर ऑफ फैकल्टी, इस तरह से बोलना चाहिए, है ना। एनीवेज, तो बताइए, मेरा काम है सुधारना। मैं आज इंटरव्यू में भी जब तुम लोग से मिलूंगा तो कभी कभी टोकूंगा, उस टोकने को सिखाने के रूप में लेना है। कई बार कुछ लोग टोकने को लेते हैं कि मेरी गलती निकाल रहे हैं। अरे गलती नहीं निकालना है, चावल में कंकड़ होता है, उसको खा जाओगे क्या? बना के मम्मी खिला दे क्या कि उसको निकाल देना चाहिए? तो तुम लोग को ये समझना होगा कि जितना कुछ हम लोग जहां, और गलती हमारी अपनी नहीं होती है। ये बच्ची कहीं से सुनी है तो बोल रही है, और हम भी बोल सकते हैं, मेरे मुंह से भी निकल जाएगा, क्योंकि सुनते सुनते आदत। ऐसा कुछ गलत नहीं है। जैसे बच्चे बोलते हैं माई सेल्फ शिवम, माई सेल्फ ये, तो वो भी गलत है, क्योंकि माई सेल्फ का मतलब हिंदी में क्या होगा बताओ? मैं खुद शिवम, मैं खुद मुकेश, मैं खुद रोशनी, हाँ, माई सेल्फ रोशनी है। वो तुम अगर मैं खुद अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं तो तुम बोल सकते हो माई सेल्फ अमिताभ बच्चन, बट तुमको आई एम, हाँ, इस तरह से। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। खैर, इससे बहुत फर्क तुम्हारे सिलेक्शन और रिजेक्शन में इसका कोई अंतर नहीं है। इन गलतियों को हम लोग वेटेज नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, सुधारने का प्रयास जरूर करते हैं ताकि कभी आगे जीवन में गलती ना हो। एनीवेज, यस, यू केम टू नो अबाउट सिमज फ्रॉम? मेरी फैमिली में मेरे मतलब जिस जो MBA कर लिए हैं उनके फ्रेंड थे, वो उन्होंने मुझे यहाँ का ऐड बताया गया। अच्छा। तो और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारा इसका देखा था। तो क्या देख लिया? इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मैंने खुद रिसर्च किए थे। चलो, बहुत बढ़िया। वो जम्मू कश्मीर वाली बच्ची के पास माइक लेके जाना, उस तक बात कैसे पहुंची? एनीबॉडी आउटसाइड, एनीबॉडी एल्स हु इज आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड बिहार? खड़े हो जाओ भाई, जो आउटसाइड बिहार वाले खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाउ डू यू केम टू नो अबाउट सिमज? सर, यूट्यूब की वजह से, जहाँ हम अच्छा। जम्मू कश्मीर में है तो वहाँ माना जाता है कि बिहार बहुत गरीब देश है, तो इसलिए मैं वहाँ से छोड़ के राज्य बोलो, राज्य बोलो बेटा। हाँ, राज्य, इसलिए मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ आई पढ़ने। अच्छा। और ज्यादा प्रेफर मेरे हस्बैंड ने किया कि सिमज अच्छा कॉलेज है, वहाँ पढ़ सकते। बिल्कुल, मैं आपके शौहर का भी एहतराम करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही सोचा। हाँ, तो आप जम्मू कश्मीर में कहाँ, किस जिला में रहती हैं? कठुआ। कठुआ जिला? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है कश्मीर, और बिहार भी हमारा बहुत खूबसूरत है। हाँ, और बिहार आर्थिक रूप से अभी गरीब है, लेकिन बिहारी गरीब मन से नहीं है। बिहारी के मन में बड़ा प्रेम है
आप किसी घर में भी चल जाओ, वो आपको पानी नहीं पिलाएगा, पानी के संग गुड़ भी खिलाता है ना, कि थोड़ा मीठा भी साथ में खाइए। हाँ, तो ये बिहार की सभ्यता है और बहुत हमारा यहाँ पर जो है बिहार में सभी का स्वागत होता है। चलिए, एनीबडी एल्स, कौन आउटसाइड और बिहार से, कौन बाहर से कौन आए हैं? बेटा विच कोर्स आपने कौन सा कोर्स अप्लाई किया है? फॉर BCA प्रोग्राम, वेरी गुड। हाँ, यस, यू कमिंग फ्रॉम? सर घर तो बिहारी है, हाँ, रहते थे गुजरात में। गुजरात में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे गुजरात में? सचिन। हाँ, सचिन सचिन सचिन, ये कहाँ पर है? गुजरात में ही है। नहीं मतलब गुजरात में कुछ आसपास कुछ बताओ। मतलब भेस्तान, सचिन, अहमदाबाद, ये सब के लोग- अच्छा, अहमदाबाद के आसपास ही है। चलो, वेरी गुड। तो हाउ डू यू केम टू नो अबाउट समिट? बिहार में सब भाई सब रहते हैं, You have got your brothers over here, they have recommended you. तो वो बोले कि सीमेज कॉलेज अभी टॉप पे चल रहा है, पढ़ सकते हैं, बिहार से भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि बाहर से ही पढ़ो, जहाँ अच्छा। पढ़ने का मन है वहाँ पे पढ़ो। मेरे को बिहार में रहने का मन ज़्यादा करता था, इसीलिए बोले कि यहाँ पे भी अच्छा अच्छा कॉलेज है, पढ़ सकते हो, अच्छा बिल्कुल। प्लेसमेंट है, तो आके देख लो। तो मैं देखा, पता किया। प्लेसमेंट जो है, मैं बार बार स्पष्ट कर दूं, प्लेसमेंट आपको मिलता है जब आप बिल्कुल तैयार होते हैं। जैसे वो तुम लोगों ने सुना होगा, जब हीरा कभी देखे हो, रॉ डायमंड देखे हो? हैव यू एवर सीन रॉ डायमंड? अगर आपने कोई मिश्री का ढेला देखा हो जो, या फिर आपने कोई अगर सिंधा नमक देखा हो, तो उसका ढेला देखा है? वो और रॉ डायमंड में कोई अंतर नहीं होता है। बस वो नमक, सिंधा नमक को तोड़ो, घिसोगे तो टूट जाएगा, लेकिन जब रॉ डायमंड को घसोगे तो एक तो जल्दी घसाएगा नहीं, बहुत कड़ा होता है, बहुत औजार टूल से घसाएगा और फिर चमक उसकी निकल के आएगी। तो जब रॉ डायमंड को बिल्कुल जो कोयले के खान से निकलता है, जब उसको बिल्कुल तराशा जाता है, घिसा जाता है, कट किया जाता है, छांटा जाता है, तब जाके उसके अंदर में चमक आती है और फिर कोई ज्वेलर उसको अपने ज्वेलरी में प्लेस करता है। वैसे ही जैसे किसी रॉ डायमंड को कट, पॉलिश और कलरिंग, उसका सब चीज देख करके, उसका जो कहते हैं ना कैरेट कट कलर, वो उसको निखारा जाता है, तराशा जाता है, वैसे ही हर एक छात्र जो है वो एक रॉ डायमंड है। बिलीव दैट एवरीबडी इज हैविंग दैट पोटेंशियल ऑफ बीइंग दैट शाइनिंग डायमंड। हर रॉ डायमंड के अंदर में शाइनिंग डायमंड होने की पोटेंशियल है, लेकिन उसको वो तराशने की प्रक्रिया से होकर के गुजरना, और जब डायमंड को तराशा जाएगा तो डायमंड को अच्छा लगेगा, उसमें से कुछ काटा जाएगा, कुछ छाटा जाएगा, कुछ घसा जाएगा, उसको रगड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या उस डायमंड को अच्छा लग रहा होगा कि क्या कर रहे हो मेरे संग, मेरे को क्यों काट रहे हो, मेरे को क्यों छील रहे हो, मेरे को क्यों घस रहे हो, क्यों रगड़ रहे हो, क्यों भिगा रहे हो, क्यों? हाँ, बट तभी तो उसके अंदर में वो चमक आती है। और ऐसा ही छात्र के साथ भी करना पड़ता है। जैसे उस रॉ डायमंड का प्लेसमेंट किसी कोहिनूर के मुकुट पे हो सकता है और किसी ज्वेलरी में हो सकता है, किसी सॉलिटियर में हो सकता है, वैसे ही छात्र जो कि पॉलिश हो जाता है, उसका प्लेसमेंट किसी अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में उनके रोल के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हो सकता है। लेकिन वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम वहां बाद में निभाओगे, यहां तुमको पहले ही सीख लेना होता है, समझ लेना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपको मैं बार बार समझाऊं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस को मैं देखता हूं कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि एडमिशन के वक्त प्लेसमेंट गारंटी, ये गारंटी, वो गारंटी। अरे बाबा, ये प्रोसेस समझो पहले क्या है। ये प्रोसेस पढ़ने पढ़ाने का है, तैयार करने का है, स्किल देने का है, स्किलफुल बनाने का है, काम करने वाला एक कैंडिडेट बनाने का है। और जब वो काम करने वाला कैंडिडेट तैयार हो जाता है तो लेने वाली कंपनियां की कोई कमी नहीं होती है। ये प्रोसेस फीस देने का और डिग्री लेने का है क्या? अगर फीस और डिग्री का एम्प्लॉयमेंट से कनेक्शन बता दो तो हम भी वही कर दें कि सर फीस दे दिए, आप डिग्री दे दीजिए, एम्प्लॉयमेंट हो गया। ऐसा कोई कनेक्शन है क्या? कनेक्शन तो क्लासरूम वर्क का, कनेक्शन तो घर में जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, उसका है ना एम्प्लॉयमेंट से। और लोग इसको बना दिए, फीस पापा देंगे, एम्प्लॉयमेंट तुमको मिल जाएगा। ये सोच के जो लोग आए हैं कि उनके पापा फीस भरेंगे और उनका प्लेसमेंट होगा, पापा के फीस भरने से तुम्हारा प्लेसमेंट कनेक्टेड नहीं है। He is paying fee or the government will paying the fee for paying the teachers and paying for the cost and infrastructure, but your placement will happen with your efforts, with your practical, with your involvement in the overall activity। 13 साल बर्बाद किए हो, देखो हम कड़ा कड़ा बात बोलेंगे, 13 साल बर्बाद किए हो, क्योंकि किए हो। नहीं किए होते तो अभी IIT में ओरिएंटेशन ले रहे होते, ठीक है?
और सक्सेस वही चाहिए। हमारे बच्चे भी गए जो आईटी के बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ पर, इंटेल में हमारा बच्चा गया, इंटेल में सारे आईटीएंस है, ठीक है। लेकिन 3 साल का तो पूरा पूरा कोशिश करो कि जो 13 साल में गड़बड़ हुआ वो 3 साल में हम सुधार लें, है ना। तो दिमाग, गुजरात से आ रहे हो और अपने भूमि पे आ रहे हो, ठीक है, अपना भूमि अपने लोग, लेकिन मेहनत यहाँ पे वही करना जो गुजराती को भी लग जाए कि बिहारी जो मेहनत कर सकता है वो गुजराती नहीं कर सकता है ना। है? चलो मजा मा। कहाँ से? झारखंड से। आप झारखंड से हैं? झारखंड में कहाँ से? देवघर जिला। देवघर, हाँ, जय हो। एक बार सबको यहाँ देव, हर हर महादेव। हाँ बहुत बढ़िया। कैसे पता चला तुमको? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से। अच्छा, सोशल मीडिया में हमारी बात जा रही है, वेरी गुड। Morning, sir. मॉर्निंग। Generally, sir, I am from Bihar, but since my childhood, I live in West Bengal, and I studied there. ओके, you have got roots in Bihar, Yes, sir. but childhood से ही, बचपन से ही तुम रह रहे हो बंगाल में, बंगाल में। कहाँ पे बंगाल में? sir, जलपाईगुड़ी में, सिलीगुड़ी टाउन से बोल रहा सिलीगुड़ी के पास। हूँ। Yes, sir. चलो वेरी गुड। सर, बच्चे CBSE बोर्ड में ही पढ़ा हूँ। हाँ, CBSE बोर्ड में ही पढ़ा हूँ 12th तक। उसके बाद ऐसे पापा ने कहा कि पटना है, माइक इस्तेमाल करो, माइक में बोलो, मुंह के पास रखो। हाँ हाँ, तो सर वही फिर पापा ने कहा कि ना बिहार में ही रहना है, तो फिर सर पटना में ही रहना है, तो रिसर्च किया। मैं बताऊं तुमको, लेकिन मुझे बड़ा खुशी हो रहा है ये सब सुन करके। मैं उम्मीद नहीं किया था कि बिहार के बाहर के बच्चे भी आएंगे। सिमेज खोलने का एक उद्देश्य ये भी था, पहला उद्देश्य ये था कि बिहार से जो बच्चों का पलायन हो रहा है वो पलायन रुकना चाहिए। मजबूरी बस बच्चे बाहर जाते हैं, हर कोई मन से नहीं जाता है, कुछ लोग मजबूरी में जाते हैं कि यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। और मैंने देखा, अपने आंखों से देखा कि बिहार के बच्चे बिहार के शिक्षकों से पढ़ने के लिए बिहार के बाहर जा रहे हैं, और बिहार के जो HR हैं वो प्लेसमेंट करने के लिए आ रहे हैं। विप्रो के कंट्री HR हेड जो आए वो बिहार के थे, बोले नीरज आई वांट टू डू समथिंग फॉर बिहार। ये जो आप बिहार में तैयार कर रहे हैं, इनको लेने के लिए हम बिहार हर साल आएंगे। बिकॉज उनको था कि हमको बैंगलोर और पुणे में हायरिंग करना है, हमको पटना में हायरिंग करने का मन है, मगर पटना में हायरिंग हम कर नहीं पाते हैं। तो बिहार के लोग सब जगह हैं, लेकिन ये मजबूरी चल रही थी, तो मैं चाहता था कि बिहार से बच्चे बाहर ना जाएं। और मन में एक बात थी कि वो दिन क्या होगा जब बाहर के बच्चे बिहार आएंगे। तो ये तो हमारे, इनका रूट्स बिहार में ही ये लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसे आज आपका भी रूट बिहार में है, बर्थ प्लेस बिहार है, लेकिन आपका जो लाइवलीहुड है या जो आपका जो रहना है वो कश्मीर में है। चलिए वेरी गुड। तो ये एक हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय महसूस हो रहा है कि हम बाहर से बच्चों को अपने यहाँ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। वेरी गुड, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। यस, मैं झारखंड और गोड्डा से हूँ सर। गोड्डा। जी सर। चलिए वेरी गुड। एंड हाउ डू यू कम टू नो अबाउट सिमेज? सर मैं पटना में जिस बिल्डिंग में रहता था वो एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। चलिए, जो सीनियर यहाँ पे पहले पढ़ रहे थे? जी सर। चलिए वेरी गुड। कहाँ से आप आए? यूपी से। उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ से? मऊ जिले से। मऊ से आए हैं। हाँ, तो मऊ तो थोड़ा वेस्टर्न यूपी में हो गया। आपको सिमेज में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सोशल मीडिया। आपने सोशल मीडिया पे सिमेज के काम को देखा? हाँ। चलिए वेरी गुड। के लिए भी गुड मॉर्निंग सर। मैं यूपी से हूँ। आप भी उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ मऊ से ही हैं? हाँ। उनके साथ आए हैं दोनों? हाँ, यस सर। चलिए वेरी गुड, स्वागत है आपका भी। एक प्रश्न मेरे मन में जो दूसरा आया, क्या आप में से कोई बताएगा कि व्हाई डू यू वांट टू कम टू सिमेज? व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू गेट फ्रॉम सिमेज? एनीबॉडी? क्वेश्चन फॉर ऑल। यस, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। सर मैंने पहले बहुत सारे कॉलेज का रिसर्च किया, मुझे BBA करना था। तो फिर मैंने ना, जब मैं यहाँ पे आई देखने के लिए कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना, तो सबसे पहले मैं सीमेज में ही आई। तो यहाँ पे मैंने जब एड ऑन कोर्स के बारे में सुना, मैंने ऑलरेडी साइड से इंग्लिश ये सब यूट्यूब वगैरह से लर्न कर रही थी कि वो अच्छा हो, बट मैंने सुना तो मुझे बेनिफिशियल लगा। उसके बाद मैंने दूसरा कॉलेज देखा ही नहीं, एड ऑन कोर्स की वजह से मैं आई एम अगेन वेरी हैप्पी। हाँ, एक जोरदार तालियां। हाँ, देखो आप लाइफ में जब जॉब करेंगे ना, यू वुड बी वर्किंग नॉट जस्ट फॉर मनी। रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी जीवन में खाली पैसे के लिए काम मत करना। और अगर आपके जीवन में कुछ उद्देश्य हैं और अगर आपको लगे कि वो आपका उद्देश्य सफल हो रहा है, तो उससे बड़ा संतुष्टि का कोई कारण दूसरा नहीं हो सकता है।
ये मैंने बताया जब सेमेस्टर शुरू किया था तभी उद्देश्य था कि हमारे पास बच्चे बाहर ना जाएं, उनको यहाँ पढ़ाई हो और बाहर के बच्चे भी बिहार आएं। काम उस पर धीरे धीरे चल रहा है। दूसरा उद्देश्य कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो विश्वविद्यालय की सिलेबस है उसकी बात ना करें, तो डे 1 से हमने एड ऑन कोर्सेज शुरू किए थे और हमें बड़ा चैलेंज होता है बच्चों को ये बताने में कि जो एड ऑन है वो एक्स्ट्रा नहीं है, वही ज़्यादा ज़रूरी है, वो इंडस्ट्री सिलेबस है और वो तुम्हारे लिए जो है सबसे बड़ा सेविंग ग्रेस बनेगा, तब ताकत बनेगी तुम्हारी। जो तुम्हारा जो वो डिग्री है उससे बड़ा ताकत तुम्हारा ये जो इंडस्ट्री कोर्स है ये बनेगा, ठीक है। जो जिसको तुम एड ऑन कह रहे हो वही मतलब मेन तुम्हारा फोर्स है, ठीक है, जिसके ऊपर तुम आगे बढ़ोगे। तो अगर बच्चे एड ऑन के लिए आ रहे हैं नीरज, तो ये आई थिंक हमारी एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में इसको मैं लूँगा, ये बहुत बड़ी सफलता है। हाँ, वो वही तुम लोग को चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटीज़ को उनको अडॉप्ट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन अब जैसे आज सुबह लगभग मैं 5-5:30 बजे जब से मैं उठा हूँ और योग वगैरह करने के बाद, तो मैं AI पे आज क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए, मैं तो कोई टीचर नहीं हूँ AI का, लेकिन AI एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो अब मेरे लिए बहुत समझना ज़रूरी कि AI में किस किस तरीके से काम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ वो इफ़ेक्ट कर रहा है और किस किस तरह से उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट होने वाला है। और अब तो बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ AI.Samaj। आज पहली बार ये टर्म मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, AI.Samaj। दिस इज ए मैसिव प्रोजेक्ट और अब पूरा का पूरा जो पैटर्न है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पेडागोजी जो है और जो हमारा करियर का ओरिएंटेशन है और जो प्रिपरेशन है, वो सब हम लोग को बदलना ही पड़ेगा। नहीं तो हम पिछले जनरेशन की पढ़ाई करा करके अगले जनरेशन का एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं आज बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही डिटेल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो IT सेक्टर के जॉब के लिए आए हैं। हाउ मेनी फॉर IT सेक्टर, फॉर BCA एंड BSc IT? कितने लोग BCA और BSc IT के लिए आए हैं? बहुत धीरे धीरे लोग समझ पा रहे हैं। हाँ, BCA और BSc IT, वेरी गुड। MCA इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा IT सेक्टर है, कौन से कोर्स तुमने एड ऑन में देखे थे, कुछ याद है तुमको? सर टैली और इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, एनालिटिक्स, ये सब। बैठ जाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे इसने जो एग्जांपल्स दिए, अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? अगर UG का स्टूडेंट है तो उसको चाहिए कि वो आगे MBA में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, तो कैट मैट की कोचिंग हो जाए, CMAT की कोचिंग हो जाए, ZAT की कोचिंग हो जाए, स्नैप की कोचिंग हो जाए, है ना। उसको चाहिए कि अगर कोई बैंक में वैकेंसी आ रही है तो बैंक PO का जो कंपटीशन होता है वो कॉलेज में रहते ही उसकी पढ़ाई वो कर सके, ठीक है, बैंक PO की कोचिंग हो जाए। उसको चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिस तरह से हो रही है, ERP जिस तरह से हो रहा है, उसको चाहिए कि टैक्सेशन, आज GST, अब जिस भी कारण से हो, लेकिन GST इतना कॉम्प्लेक्स है कि अच्छे से अच्छे व्यापारी को भी समझ में नहीं आता है। और अगर किसी को GST समझ में आ रहा है तो कोई कहीं किसी छोटे शहर से भी आ रहा होगा, छपरा सिवान से भी कोई आ रहा होगा, गोपालगंज से भी कोई आ रहा होगा, अगर उसको सिर्फ GST का रिटर्न फाइल करना और GST का सारा कंप्यूटेशन आता है तो उसको 1 लाख रुपया महीना उसके शहर में कमाई हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, एक बिजनेसमैन से अगर वो 10-10 हज़ार भी लेगा, 10 बिजनेसमैन मिलने में उसको देरी नहीं लगेगी और 10 हज़ार लेकर के उनका पूरा रिटर्न का काम वो कर देगा और अकाउंटेंट उसको 25-30 हज़ार में भी कर नहीं पाएगा और वो 1 लाख रुपया महीना आराम से अपने गोपालगंज में भी कमा पाएगा। या सुनो, ई-वे बिल जनरेट करना है, सारा कुछ करना है, एवरीथिंग, एंड ये सारा कुछ जो है वो मतलब कॉलेज में ही सीखना चाहिए। कॉलेज में बच्चों को पता है GST क्या है, लेकिन GST का कंप्यूटेशन कैसे होता है, SGST और CGST कैसे होता है, IGST का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका जो क्रेडिट लेना है वो कैसे होता है, इनपुट कैसे लेना है और ई-वे बिल कैसे जनरेट करना, रिटर्न कैसे फाइल करना है, ये किसी को कॉलेज में सिखाया नहीं जा रहा है। क्या ये सीखना काम का नहीं होगा? मैं सिर्फ BBA के बच्चों की बात करूँ, तुम BBA की शायद तुमने किया, तो ये एक एस्पेक्ट हुआ। ऐसे ही स्टॉक मार्केट,
स्टॉक मार्केट कितना बड़ा है, और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, बॉन्ड मार्केट भी है, कमोडिटी मार्केट भी है, करेंसी मार्केट भी है, गोल्ड सिल्वर का मार्केट भी है, और इंटरनेशनल मार्केट है। इंडिया का मार्केट अलग है, ग्लोबल मार्केट अलग है, म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री अलग है, पीएमएस और फंड मैनेजमेंट का काम अलग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब कुछ अलग है। तो ये सारी चीजें जहां पर हो रही हैं, इतना बड़ा जहां पर अपॉर्चुनिटीज है, जो हमारे स्टूडेंट्स बीबीए कर रहे हैं वो ये सब चीज कुछ भी पढ़ नहीं रहे हैं या इसकी तैयारी कर नहीं रहे हैं। अगर ये करा दिया जाए तो वो बच्चों को कितना इंपावर कर सकता है, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ एड ऑन प्रोग्राम्स, वेदर इट इज टैली, वेदर इट इज स्टॉक मार्केट, वेदर इट इज डिजिटल मार्केटिंग। आज मार्केटिंग जो है, यहाँ मैं अभी देख रहा हूँ हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स किसी न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट को देख करके, किसी होर्डिंग को देख करके आप लोग आए हो। You came to know about what is going to happen. You have already seen these things happening. If you go on Simage Facebook page, every day 10 posts are there, और उसमें आपको सिमेज की क्लासरूम पहले दिख जा रही है। आपको पता है कि क्लास में हो क्या रहा है, बिकॉज यू आर सीइंग इट ऑन अ डेली बेसिस। तो आपके लिए वो कुछ ऐसा, कुछ उसके अंदर सरप्राइज या कुछ छुपा हुआ नहीं है, यू ऑलरेडी नो इट। आई थिंक दीज आर द स्किल्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, और पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल वे में काम कर रही है, उसको एक माइग्रेट करना है ट्रेडिशनल वे से मॉडर्न वे में। यानी एआई, सारी इंडस्ट्री एआई इनेबल हो गई है, शायद अभी 1% भी एआई इनेबल नहीं हुई है। अब एआई से लोग कह रहे हैं कि जॉब जाएगा, सही कह रहे हैं, एआई से जॉब जाएगा। जहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं, वहां कोई एक आदमी जिसको एआई आता है वो काम करेगा, और वो उस 10 के ज्यादा कम समय में ज्यादा अच्छा काम करके दे देगा। लेकिन अब वो आप जॉब खोने वाले में रहेंगे कि वो एक जॉब जो पाने वाला है, और वो एक जो जॉब पाएगा हो सकता है उसकी सैलरी उन 10 की सैलरी से, मतलब 10 की खट्टी सैलरी से नहीं, लेकिन 10 की एवरेज सैलरी से उसकी सैलरी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन वो एक बनना जो है वो चैलेंजिंग होगा। वहां पर आपको ज्यादा स्मार्टनेस चाहिए होगी, वहां पर बहुत सारा इंटीग्रेटिंग स्किल चाहिए होगा, क्योंकि कोई एक काम करने के लिए कोई एक एआई नहीं होगा, हो सकता है 10 एआई टूल होंगे, उस 10 एआई टूल को मिला करके कोई एक काम निकालना, ये अलग तरह का स्किल सेट चाहिए, जो अभी हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन अब पढ़ाना उसको शुरू करना होगा, और आप लोग को वो चीज़ सीखना शुरू करना होगा। आपको हम लोग जब बीसीए पढ़ाएंगे, सी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग सब पढ़ाएंगे, वो सब पढ़ना है, वो सब बेस है, अल्फ़ाबेट है। लेकिन अब जो नॉवल लिखा जाएगा वो सी से लिखा नहीं जाएगा, वहाँ एआई का रोल होगा, बहुत बड़ा रोल होगा। इसलिए आपको अब एआई के हिसाब से अपने आप को पढ़ाई करनी होगी, तैयारी करनी होगी। एनीवेज, आई होप एक बेसिक फ्रेमवर्क, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे पाया हूँ, और ये अंडरस्टैंडिंग ले करके ही आप अपना ये अगला गोल्डन 3 इयर्स, मोस्ट क्रूशियल 3 इयर्स, मेक और ब्रेक, तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाएगा, परिवार के लिए, देश के लिए तुम संपत्ति बनोगे, एसेट बनोगे कि लाइबिलिटी बनोगे। और लड़कियां, तुम्हारा उद्धार कोई वो तुम्हारा शौहर जो आकर के कर देगा, उसके तुम अपना उद्धार खुद करोगी, और जिस घर जाओगी उस घर का भी उद्धार करोगी। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि ऐसा लड़कियां कर रही हैं, किसी चीज में कम नहीं है ना। और आपके ऊपर तो एक्सपेक्टेशन है, माता पिता सबका एक्सपेक्टेशन है। और मैं ये बता दूं कि जो चीजें जैसे चलती आ रही थी, एक समय था जब ग्रेजुएशन करने का मतलब था कि गांव में पहला आदमी ग्रेजुएट किया है, माला पहनाया जा रहा है उसको, और उसका जॉब मिलना अब है वो समय। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने से भी कुछ होगा, तो अब वो अलग तैयारी, ठीक है। और हर जगह चाहे, अच्छा, और ये बात ये भी बता दूं, ये जो मैं तैयारी का रास्ता दे रहा हूं, ये उस भीड़ के रास्ते से ज्यादा आसान है जिस रास्ते पे बिहार का नौजवान चल रहा है, जहां 10-10 लाख लोग अपीयर करते हैं और 1000 लोग सफल होते हैं। हमारे कम से कम मैं बहुत दावे से और बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि सिमेज में अगर 1000 लोग हैं तो उस 1000 लोगों में से 600-700 लोगों को सफल होने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसको वो रास्ता अलग चुनना है। और यहाँ पर बहुत, आपको क्या ऐसा लगता है, आपको सुनने में आया कि इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, उनको काम के लायक लोग मिल नहीं रहे हैं। हर कोई बोल रहा है, हर इंडस्ट्री का लीडर बोल रहा है कि हमें हमारे तरह के लोग नहीं मिल रहे हैं।
और दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिलता है कि लोगों के बच्चों के बीच में क्या है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हमारा फुल फॉर्म क्या है सिमेज का? हमारा फुल फॉर्म है कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एडवांस ग्लोबल एक्सेलेंस। कैटलिस्ट का काम होता है दो, जहां पर मिल नहीं पा रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है, रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, वहां रिएक्शन को करवा देना, चाहे उसके लिए गति को बढ़ाना पड़े, चाहे ऊर्जा को, ऊष्मा को बढ़ाना पड़े, लेकिन रिएक्शन को सक्सेसफुल कर देना। तो हम वो उत्प्रेरक की भूमिका में रहते हैं। और हाँ, लेकिन जो प्रतिक्रिया में भाग ही नहीं लेगा, फॉर्मूला में आएगा ही नहीं जो अवयव, उसका रिएक्शन करा पाओगे? उसका जो प्रयोगशाला में जब तुम दो ठो अवयव मिलाते हो तब ना रिएक्शन होता है, लेकिन जो प्रयोगशाला में ही नहीं आएगा, जो क्लासरूम में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि तुम्हारा अटेंडेंस पूरे क्लासरूम में, पूरे कोर्स के दौरान अटमोस्ट होना चाहिए। कितना परसेंट होगा? 75% जिन लोगों ने कहा, पहले 75 वालों के लिए एक बात कह देता हूं, हर 4 में से एक क्लास एब्सेंट करोगे तो अटेंडेंस होगा कितना? 75। क्या हर 4 में से एक क्लास एब्सेंट करके कोई भी छात्र सफल हो सकता है? कि सर मैं हर 4 में से एक क्लास एब्सेंट हो जाता हूं सर, मैं तो सफल हो ही जाऊंगा। कैसे तुम समझोगे, और क्या तुम समझोगे, और क्या तुम कंटिन्यू कर पाओगे जब तुम हर चौथा क्लास को एब्सेंट कर जाओगे? 75 बेयर मिनिमम होता है फॉर्म भरने का क्राइटेरिया। तो जो 75 के क्राइटेरिया पे रहेगा, बेयर मिनिमम, वो कैसे अपने आप को सफल होने की बात करता है? हाँ? जो बच्चे IITs में पढ़ रहे हैं, IIM में पढ़ रहे हैं, उनका तो थ्रू आउट 100% हो जा रहा है। और क्लास के अलावा वो लाइब्रेरी में हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हडल रूम में हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, अलग ही लेवल पर चल रही तैयारी। और तुम सोच रहे हो कि सर हर 4 में से एक अगर एब्सेंट कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना सर? हाँ? यहां समझो बात को। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम जहां से आ रहे हो वहां तुमने 75 या 7% में अटेंडेंस नहीं किया है। आदत ही छूट गई है, आदत ही छूट गई है। लेकिन अब जीवन में बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। और मैं वो संस्थान नहीं हूं जो सिर्फ ये बोल रहा हो कि भाई बस एक फीस जमा करो ना, बाकी काम मेरा है। वो तुम खोज लो, वो बहुत है पटना में, पूरे बिहार में होगा। मैं वो संस्थान हूं जो बोल रहा हूं कि अगर आप 100%, 95% क्लास करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, और नहीं करेंगे तो मेरे यहां पर आप मत आइए, मत आइए। कम बच्चे रहेंगे, अच्छे बच्चे रहेंगे, माहौल बढ़िया रहेगा। टोकरी में जितने सेब हैं सब सेब बढ़िया रहेंगे, बढ़िया रहेगा। खराब सेब टोकरी में आता है तो दिक्कत होती है, डर होता है कि पूरी की पूरी टोकरी जो है वो निकालना भी पड़ता है, और निकालते भी हैं। लेकिन हमारा काम जो है वो आपको तैयार करना है, हर समय निकालते रहना, सुधारते रहना, ये हमारा काम नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है। बहुत कठोर है हम इस मामले में। तो ये सब चीज समझ करके ही आप यहां आएंगे। और आखिरी प्रश्न, सिमेज का लोगो अगर आपने देखा होगा, सिमेज के लोगो में क्या क्या लिखा हुआ है? नॉलेज, स्किल, सक्सेस। आप सब लोग आज तक जो पढ़ाई कर रहे थे वो किस चीज के लिए कर रहे थे? नॉलेज के लिए? यस और नो? नो। एग्जाम के लिए। आपको नॉलेज से कोई मतलब? आपको मतलब सिर्फ किस चीज से है? एग्जाम से। 12th में आपने किस चीज के लिए पढ़ाई करी? एग्जाम के लिए किया? नॉलेज के लिए किया? नहीं। मानते हो इस बात को? अब पैटर्न चेंज करना होगा। क्या आपने कभी भी स्किल के लिए पढ़ाई करी? कभी नहीं। सर इंग्लिश आता है, इंग्लिश का नॉलेज रट रूट करके है, लेकिन इंग्लिश का स्किल नहीं। अब क्या चाहिए? अब नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी है स्किल, है ना बात को? तो ये अब आपको पूरा का पूरा अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। हुनर चाहिए, क्षमता चाहिए, कौशल चाहिए। यू नीड एबिलिटी, यू नीड स्किल्स, कैपेबिलिटी। आपको वो कैपेबिलिटीज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। उस एक्सपर्टीज के लिए ही आपकी वैल्यू की जाएगी, है ना? और नॉलेज और स्किल हमेशा बाद में आता है। एक वर्ड यहां पर मिसिंग है, वो पहले आएगा, और वो वर्ड है हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो वर्ड है राइट
एप्टीट्यूड, राइट एटीट्यूड। जब सही तुम्हारा आचार विचार और व्यवहार होगा, जब सही तुम्हारी सोच होगी, जब सही तुम्हारा संकल्प होगा और सही तुम्हारी इच्छा शक्ति होगी, कितना भी ज्ञान कम हो हासिल किया जा सकता है। मानते हो इस बात को? जो चीज नहीं जानते हैं जान जाएंगे, इंग्लिश नहीं आती है सीख जाएंगे, मैथ कमजोर है मजबूत कर लेंगे, लेकिन वो एक इरादा, वो एक हौसला और वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कमजोर कोई आज हो सकता है, चाहे वो शरीर से हो चाहे वो दिमाग से हो। जिस दिन चाहा जाएगा कि हमको मजबूत होना है, चाहे वो शरीर से हो चाहे वो दिमाग से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मैं वो इच्छा शक्ति जगाने का ये प्रयास इतने देर से कर रहा हूं। वो अगर तुम्हारा जाग जाएगा तो समाधान है, साधारण छात्र असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। असाधारण तैयारी करनी होगी, है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।